चलिए हम देखते हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री के क्लास 12 चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है और चैप्टर के नाम है संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत। देखते हैं तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 के अस्तित्व में आया और यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई और पेचीदगी को आसानी से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्वक बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। और हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों के बटे भारतीयों को एक साझा राजनीति के प्रयोग में शामिल करने में मदद की है। और दूसरी ओर इस संविधान ने लंबे समय में चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकसित करने का भी प्रयास किया है। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया और इस दौरान संविधान सभा में इसके मसवीदे के एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली। संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए जिसमें 165 दिन बैठक में गए और सत्रों के बीच विभिन्न समितियां और उप समितियां मसवीदे को सुधारने और संवारने का काम करती रही। राजनीतिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके हैं कि आज़ादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता और सार्थकता रही है। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुए गहन परिचर्चा की वो जानेंगे। और यदि संविधान सभा ने बैठने वाली आवाज़ों को सुनने का प्रयास करे तो हमें उन प्रतिक्रियाओं का अंदाजा लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया और एक नए राष्ट्र की कल्पना साकार हुई। देखते हैं उथल पुथल का दौर। देखते हैं तो संविधान निर्माण से पहले साल काफ़ी उथल पुथल वाले थे। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग भी था। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद तो कर दिया गया किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था जो ब्रिटिश राज्य के खिलाफ संभवतः सभ्य से व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद रहे। 1946 के वसंत में बम्बई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी यानी शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को वो बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलन का एक अहम पहलू था। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिश में नाकाम होते जा रहे थे। और अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुए हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाला दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो गया था। बर्बर जो हम अध्याय 11 में देखें और बर्बर हिंसा का यह विभत्स नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ। इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई और असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को कभी नहीं भूलेंगे। और लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों के लिए यह एक निर्मम चुनाव का क्षण था। उनके सामने यह तत्क्षण मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से उखड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। करोड़ों शरणार्थी यहाँ से वहाँ जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान की तरफ तो हिंदू और सिख पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुँचे, बीच रास्ते में ही मर गए और नवजात राष्ट्र
राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक और समस्या देश रियासतों को लेकर थी। ब्रिटिश राज्य के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की समिति ही सही, लेकिन काफ़ी आज़ादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराज तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। संविधान सभा की बैठकें इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूता कैसे रह सकता है। देखेंगे संविधान सभा के गठन। पहले ये तस्वीर देखने, एक तस्वीर है विनाश और उथल पुथल की छवियां संविधान सभा के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती रही। और ये है चित्र 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते जवाहरलाल नेहरू। इसी समय नेहरू ने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसकी शुरुआती पंक्तियां इस प्रकार थी। बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प की न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्र की ओर जाग रहा है। तो चलिए देखते हैं संविधान सभा के गठन। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। 1945 से 46 की सदियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय सदनों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रभावशाली थी। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा और एक अन्य संविधान सभा एक और संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग की जारी रखा। और शुरुआत में साम्राज्यवादी भी संविधान सभा से परे रहे और क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। वे मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्त होना असंभव है। इस सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। कई निर्णायक मुद्दे पर उनके मत भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवाद से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ सांप्रदायिक दलों के करीब थे, लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय आंदोलन की वजह से कांग्रेस वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत करना, समझौते की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्यों ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाले इस आलोचना और जवाबी आलोचना से भी किसी मुद्दे पर बनने वाली असहमति पर गहरा असर पड़ता था। और सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे और कई भाषाई अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे। धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे और दलित जातीय शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थाओं में आरक्षण चाहते थे। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। यह है संविधान सभा का अधिवेशन। सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हुए हैं, ये चित्र है। फिर देखते हैं मुख्य आवाजें देख रहे हैं। तो संविधान सभा में 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा
झंडा होगा जिसके बीच में एक गहरे नीले रंग का चक्र होगा। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। उन्होंने कई पार्टियों के प्रारूप लिखने में खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच असहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे और सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। कांग्रेस के इस त्रिगुट के अलावा प्रख्यात विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री B.R. अम्बेडकर भी इस सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। अब भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के एम मुंशी थे और दूसरे मद्रास के अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासकीय अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी और इनमें से एक B.N. राव ने वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देशों के राजनीतिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। और दूसरे अधिकारी S.N. मुखर्जी थे। उनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी और मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को प्रस्तुत भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। अम्बेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप की पारित करवाई की जिम्मेदारी थी और इस काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित हुए। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किए थे। उनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्थाएं अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होनी चाहिए और कैसे नहीं, इन सभी प्रश्नों पर भी। एक चित्र है B.R. अम्बेडकर हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं। देखते हैं संविधान की दृष्टि देखें तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ाना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य घोषित किया गया था और नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया था और यह वचन दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों और दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नज़र बरवर्ष अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिनमें अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तैयार किए गए थे। नेहरू ने भाषण की संविधान में भाषण की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए और उसने कहा और उसने क्या कहा जा रहा है और उसमें क्या कहा जा रहा है। नेहरू के अतीत प्रेम में क्या पता चलता है। संविधान के दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों को उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं। अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत के संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति और स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत और क्रांतिकारी क्षणों के समक्ष बता
जा रहे हैं, लेकिन नेहरू के कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट बना लिया जाए या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू किया जा सकता है। वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से भी उभरेगी। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनके स्वीकार्य होनी चाहिए। पश्चिम से वहाँ की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी है और लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ता है। लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ती थी। भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचनी चाहिए। ये स्रोत देखिए, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, मेरे जहन में बार बार ये सारी संविधान सभाएं आ रही है जो पहले यह काम कर चुकी है। मुझे इस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहाँ राष्ट्र निर्माताओं ने एक ऐसा संविधान रच दिया जो इतने सारे सालों 1.5 सदी से भी ज़्यादा समय तक काल की कसौटी पर खरा उतरा है। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़ा जो उसी संविधान पर आधारित है। इसके साथ ही मेरे नज़र उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले एक अन्य स्थान पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य एवं खूबसूरत शहर से जुटी थी और उस संविधान सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा और तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते से रोड़ा बन रहे थे। इतिहास के ये सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं और सदन इन बात को याद रखेगा कि जब इस तरह की मुश्किलें आई और जब उन संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी कि जिसे टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है और उन्होंने राजाओं और अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठक जारी रखी और तब तक वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने वहां काम पूरा नहीं कर लिया था। मुझे विश्वास है कि हम भी उसी शुद्ध भावना से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं और, चाहे खेतों में हो या बाजार में, हमारी बैठक तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेते। इसके साथ ही मुझे हाल ही एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ है। यह रूस की क्रांति थी जिसके दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है। यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं। हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। जो हो सकता है हम उन्हीं विफलताओं के बचने में सफल न हो पाए क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है, परंतु मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उस सपने को प्राप्त और साकार करके ही दम लेंगे जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में संजोए हुए हैं।
हैं। हमने एक स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्पना लिया है और भारत का संप्रभु होना नियत है। इसका स्वतंत्र होना और गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया है, आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों रखा है, क्यों लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा? मैंने उन्हें कहा कि निस्संदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक न हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के ही पक्षधर हैं। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है, लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शक्ल सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मामला है। आज के लोकतंत्रों में दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें से बहुत सारे यूरोप तथा अन्य स्थानों के देश हैं और यह परंतु यह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना हो तो न जाने कब उन लोकतंत्रों की अपनी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूं कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थाओं विशेष की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच दें। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसी चाहे सरकार बनाएं, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य जरूर होनी चाहिए। हम लोकतंत्र के हक में हैं और यह इस सदन को तय करना है कि इस पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। सदन इस बात को देख सकता है कि यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि हमें लगता है कि यह तो स्वाभाविक ही है कि गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होगा और इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते। हमें ने शब्दों के उपयोग मात्र से कहीं ज्यादा ध्यान दिया है और हमने इस प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर वस्तु प्रस्तुत की है। अन्य सदस्यों को इस बात का आपत्ति हो सकती है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया और यहाँ मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वहीं भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरे दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा। चलिए देखते हैं, लोगों की इच्छा देते हैं। तो संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ लाहिरी को संविधान सभा की चर्चाओं पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साया दिखाई देता था और उन्होंने सदस्यों तथा आम भारतीयों से आग्रह किया कि वे समाजवादी शासन के प्रभाव से खुद को पूरी तरह आज़ाद करें। 1946 से 47 के जरों में जब संविधान सभा में चर्चा चल रही थी तो अंग्रेज अभी भी भारत में ही थे। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार शासन में तो चल रही थी, परंतु उससे सारा काम वायसराय तथा लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की देखरेख में करना पड़ा था। लाहिरी ने अपने साथियों को समझाया कि संविधान सभा अंग्रेजों की बनाई हुई है और वे अंग्रेजों की योजना को साकार करने का काम कर रही है। नेहरू ने स्वीकार किया कि ज्यादातर राष्ट्रवादी नेता एक विभिन्न प्रकार की संविधान सभा चाहते हैं। एक लिहाज से यह भी सही था कि ब्रिटिश सरकार का उसके गठन में काफी हाथ था और उसने सभा में कामकाज पर कुछ शर्तें भी लगा दी थी, परंतु नेहरू ने कहा आपको उस स्रोत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जहां से इस सभा को शक्ति मिल रही है। सरकारें सरकारी कागजों से नहीं बनती, सरकार जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है। हम यहाँ इसलिए जुटे हैं क्योंकि हमारे पास जनता की ताकत है और हम उतनी ही दूर तक ही जाएंगे जितनी दूर तक लोग हमें ले जाना चाहेंगे, फिर चाहे वे किसी भी समूह या पार्टी से संबंधित क्यों ना हो। इसलिए हमें भारतीय जनता के दिलों में समाई आकांक्षाओं और भावनाओं को हमेशा अपने जहन में रखना चाहिए और उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। संविधान सभा उन लोगों की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति का साधन मानी जा रही थी
थी। उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में हिस्सा लिया था और लोकतंत्र समानता तथा न्याय जैसे आदर्श 19वीं सदी के भारत में सामाजिक संघर्षों के साथ गहरे तौर पर जुड़ चुके थे। और जब 19वीं शताब्दी में समाज सुधारकों ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया तो वे सामाजिक न्याय का ही सामाजिक न्याय का ही अलख जग रहा था। और जब विवेकानंद ने हिंदू धर्म में सुधार के लिए मुहिम चलाई तो वह धर्मों को और ज़्यादा न्याय संगत बनाने का ही प्रयास कर रहे थे। जब महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने दलित जातियों की पीड़ा का सवाल उठाया या कम्युनिस्टों और सोशलिस्टों के मजदूरों और किसानों को एकजुट किया तो वे भी आर्थिक और सामाजिक न्याय के लिए ही जूझ रहे थे। एक दमनकारी और अवैध सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन अपरिहार्य रूप से लोकतंत्र और न्याय का, नागरिकों और अधिकारों और समानता का संघर्ष भी है। जैसे जैसे प्रतिनिधित्व की मांग बढ़ी, अंग्रेजों को चरणबद्ध ढंग से संवैधानिक सुधार करने पड़े। प्रांतीय सरकारों ने भारतीयों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कई कानून 1909, 1919 और 1935 पारित किए गए। 1919 में कार्यपालिका को आंशिक रूप से प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत उसे लगभग पूरी तरह विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1937 में चुनाव हुए तो 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बावजूद हम पहले के संवैधानिक बदलाव तथा 1946 से अगले 3 सालों के दौरान घटी घटनाओं को स्वाभाविक रूप से एक ही प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मान सकते। इससे पहले के संवैधानिक प्रयोग एक प्रतिनिधियात्मक सरकार के लिए लगातार बढ़ती मांग के जवाब में थे, जबकि विभिन्न कानून यानी 1919, 1909, 1919 और 1935 को पारित करने की प्रक्रिया में भारतीयों की कई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी नहीं थे। उन्हें औपनिवेशिक सरकार ने ही लागू किया था। प्रांतीय निकायों का चुनाव करने वाले निर्वाचन मंडल का दायरा समय के साथ फैलता जा रहा था, लेकिन 1935 में भी यह अधिकार वयस्क आबादी के 10 से 15% हिस्से तक ही सीमित था। तब तक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था नहीं थी। 1935 के कानून के तहत निर्वाचित विधायिका औपनिवेशिक शासन के ढांचे में काम कर रही थी और अंग्रेजों द्वारा नियुक्त गवर्नर के प्रति उत्तरदायी थी। और वे 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी कल्पना की बात कर रहे थे। वह एक स्वतंत्र संप्रभुत्व भारतीय गणराज्य के संविधान की कल्पना थी। स्रोत देखें तो बहुत अच्छा महोदय, साहसिक शब्द, उदात्त शब्द देखते हैं तो ये सोमनाथ लाहिया ने कहा था। महोदय, मैं पंडित नेहरू को इस बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहकर भारतीय जनता की भावनाओं को इतने सटीक शब्दों में व्यक्त किया कि भारत के लोग अंग्रेजों द्वारा थोपी गई किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह की जबरदस्ती पर असंतोष और आपत्ति व्यक्त की जाएगी। अगर आवश्यकता हुई तो हम संघर्ष की घाटी में उतरेंगे। बहुत अच्छा महोदय, साहसिकीय शब्द, उदात्त शब्द, परंतु देखना यह है कि इन चुनौतियों को आप कैसे और कब साकार करते हैं। महोदय, मसला यह है कि जब जबरदस्ती इसी समय की जा रही है, न केवल ब्रिटिश योजना ने भावी संविधान बना दिया है जो अंग्रेजों की संतुष्टि पर आश्रित होगा, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि मामूली से मामूली मतभेद के लिए भी आपको संघीय न्यायालय तक दौड़ना होगा या वहां इंग्लैंड में जाकर नाचना पड़ेगा या ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली या किसी और के दरवाजे पर दस्तक देनी होगी। केवल यही सच नहीं है कि हम चाहे जो भी योजना क्यों न बनाए, यह संविधान सभा ब्रिटिश बंदूकों, ब्रिटिश सेना उनके आर्थिक और वित्तीय शिकंजों के साए में है। इसका मतलब यह निकलता है कि मूल रूप से सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है और सत्ता का प्रश्न बुनियादी तौर पर अभी तय नहीं
नहीं हुआ, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हमारा भविष्य अभी भी पूरी तरह हमारे हाथों में नहीं है। इतना ही नहीं, हाल ही में इटली तथा अन्य लोगों द्वारा दिए गए वक्तव्यों में यह भी स्पष्ट हो गया है कि अगर जरूरत पड़े तो वे विभाजन में भी पीछे नहीं हटेंगे। महोदय, इसका आशय यह है कि इस देश से में कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि हमारे पास केवल आपस में लड़ने की स्वतंत्रता है, हमें बस इतनी ही स्वतंत्रता मिलती है। इसलिए हमारा विनम्र सुझाव है कि यहाँ सवाल इस योजना की रूपरेखा के जरिए कुछ पा लेने का नहीं, बल्कि यहाँ और अभी स्वतंत्रता की घोषणा करने और अंतरिम सरकार भारत की जनता से यह आह्वान करने का है कि वे आपस में लड़ने की बजाय अपने शत्रु को देखें और जिनके हाथ में अभी भी कोड़ा है वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद को देखें और उससे मिलकर लड़ने के लिए आगे बढ़े। और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तब हम अपने दावे का हल ढूंढ सकते हैं। ये संविधान सभा में बहस हुई थी। ये चित्र है एक एडविन मोंटेग्यू बाएं ओर है ने 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की रूपरेखा तैयार की थी, जिनके जरिए प्रांतीय विधायिकाओं के समिति प्रतिनिधित्व की व्यवस्था लागू हुई थी। फिर अधिकारों का निर्धारण देखेंगे दूसरे पार्ट में।